Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present a 10th G video on the provisions of Constitution of India. In this lecture, we will discuss the kinds of bills. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विधेयकों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, लाइक जनरल बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक. What is general bill? A bill which is neither money bill nor finance bill nor constitution amendment bill is general bill. Constitution amendment bill, a bill under Article 368 to amend the constitution is constitution amendment bill. If the bill is to amend any provision of constitution but not under Article 368 but under any other article like Article 4 to create a new state, to change the name of a state like Odisha or Disa, that is not constitutional amendment bill, that is general bill. मित्रों, साधारण विधेयक क्या है? ऐसा कोई विधेयक जो न तो धन विधेयक हो, न वित्त विधेयक हो, न संविधान संशोधन विधेयक हो, वह साधारण विधेयक है. संविधान में भी संशोधन करने का, किसी शब्द वगैरह में संशोधन करने का अगर विधेयक है और वो अनुच्छेद 368 में है, तभी केवल संविधान संशोधन विधेयक होगा. अगर वो अनुच्छेद 368 के अलावा किसी अन्य अनुच्छेद के तहत है, जैसे अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य की सीमा नाम आदि में परिवर्तन, जैसे उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया, तो यह अनुच्छेद 4 के तहत बिल था. उसे हम संविधान संशोधन बिल विधेयक नहीं कहेंगे, बल्कि उसे साधारण विधेयक कहेंगे. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. दैट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. संविधान संशोधन विधेयक क्या है? जो संविधान को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत होता है. इट मस्ट बी पास बाई स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस सेपरेटली. नो ज्वाइंट सेशन इज अलाउड. ओके, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव हिज असेंट आफ्टर पासिंग द बिल बाय बोथ द हाउसेस. दोनों सदनों द्वारा यह विधेयक पारित हो जाने पर राष्ट्रपति के लिए उस पर मंजूरी देना बाध्यकर है. I have discussed this in beginning of the lectures on Constitution, amendment in Constitution. ठीक है, संविधान संशोधन जो मैंने पहले ही वीडियो आपको भेजी है, या है आपके पास जा रही है, उस पहले ही वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है. तो संविधान संशोधन वाले अध्याय में देखिएगा, वहां चर्चा है. I have discussed about the procedure of passing of Constitution Amendment Bill in the lecture of Amendment in Indian Constitution. भारतीय संविधान में संशोधन विषय पर जो मैंने लेक्चर आपको दिया है, उसमें इस विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया समझाई गई है. So I have here not to discuss this bill. Okay, मुझे यहां इस बिल पे चर्चा नहीं करनी है. Now come on, money bill. Money bill is defined in Article 110 and its procedure to pass it has been provided in Article 109. The procedure of passing a money bill has been laid down in Article 109. Procedure is here.
while definition is given in under article 110. So what is general bill? A bill which is neither money bill nor finance bill nor constitution amendment bill. So to know general bill, what is general bill, one have to know just what is money bill, what is finance bill and what is constitution amendment bill. साधारण विधेयक क्या है यह जानने के लिए किसी व्यक्ति को यह जानना है कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है और संविधान संशोधन विधेयक क्या है। ओके, संविधान संशोधन विधेयक पर हमने पहले ही चर्चा कर रखी है, आप वहां देख लीजिएगा। सो हियर इन दिस लेक्चर स्पेसिफिकली द टू बिल्स टू बी डिस्कस्ड, इन दो विधेयकों पर चर्चा की जानी है एंड पासिंग ऑफ जनरल बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। ओके, इन तीनों के पास करने का तरीका, जैसे ये भी है प्रोसीजर ऑफ पासिंग, ये भी क्या है आर्टिकल, इट इज पास अंडर आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108, इट इज पास अंडर आर्टिकल 109, फाइनेंस बिल इज पास अंडर आर्टिकल 109 और अंडर आर्टिकल 107 बिकॉज फाइनेंस बिल इज ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, डिफाइंड इन आर्टिकल 107। ओके, so I will discuss finance bill after discussing money bill. पहले हम धन विधेयक समझें, फिर हम लोग वित्त विधेयक समझेंगे। ओके, what is money bill? As defined in Article 110, a money bill is definition of money bills. Section 110, Article 110 defines money bill. Definition of money bill. Okay. For the purposes of this chapter, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions, underline it, contains only provisions, underline it, only provisions dealing with all or any of the following matters, namely, कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब नीचे लिखे हुए सभी या किसी विषय को, कोई विषय उसमें हो और बस वही विषय हो, कोई और विषय उसमें नहीं हो। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं या किसी एक विषय से वह बना। ठीक है, अर्थात देयर आर ABCDEFG, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, ऑफ मनी बिल, 7 प्रकार के विषय हैं, इनको आप पढ़ दीजिएगा, मैं रीड कर दे रहा हूं। The imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any tax, किसी कर not tax, not fees, tax, there is difference between tax and fees. Okay, so किसी कर का अधिरोपण लगाना, उत्साधन समाप्त करना, परिहार कम करना, परिवर्तन बढ़ाना, विनियमन इधर से उधर करना। ओके, बी द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, जो भारत सरकार विदेशों से धन उधार लेती है, या कोई प्रत्याभूति गारंटी देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। यदि यह विषय है तो भी विधेयक धन विधेयक है। इफ द बिल कंटेन्स दिस सब्जेक्ट ओनली, दिस इज मनी। टू बी मनी बिल, द बिल मस्ट कंटेन्स ओनली एनी और ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, नथिंग एल्स। धन विधेयक होने के लिए जरूरी है कि केवल 110 में उल्लिखित विषय ही उसमें आते हो। अगर इनके साथ साथ कोई और विषय भी आ गया तो वो फाइनेंस बिल हो जाएगा।
Okay, so only the subject matters A, B, C, D, E, F and G यही आनी चाहिए, नथिंग इल्स, कोई बाहरी विषय नहीं आना चाहिए। ओके, सी द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड आर द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, इन केस ऑफ मनी बिल फॉर स्टेट द फंड ऑफ स्टेट। ओके, अगर ये हम धन विधेयक किसका पढ़ेंगे, किसी राज्य का पढ़ेंगे, तो वहां यही चीज आ जाएगी कि उस राज्य का किस संचित निधि। अंडर आर्टिकल 199 मनी बिल डिफाइंड इन आर्टिकल 110 फॉर यूनियन एंड अंडर आर्टिकल 199 फॉर स्टेट। ओके, फॉर स्टेट, राज्यों के लिए 199 में है। सो वेदर देयर इज टर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर इज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। वेदर देयर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देयर इज कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। नथिंग अदर डिफरेंस, नो अदर डिफरेंस। ओके, कोई और अंतर नहीं है। नेक्स्ट, तो क्या है वो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टिजेंसी फंड। ओके, कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टिजेंसी फंड बोथ आर डिफाइंड इन आर्टिकल 266 एंड 267 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों ही अनुच्छेद 266 और 267 में डिफाइंड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट हैव बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 266। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट्स हैव बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 267। ओके, D, the appropriation of monies out of the consolidated fund of India। कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि में से धन निकालना। ओके, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, धन निकालना अंडर आर्टिकल 114। ओके, अनुच्छेद 114 के तहत निकाला जाता है। द मनी इज एप्रोप्रिएटेड बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन अंडर आर्टिकल 114। ठीक है, अंडर आर्टिकल 114। under article 114 by parliament and under article 204 by state legislature from consolidated fund of state legislature 204, 114 and 204. The number of article for union plus 90, 204. Okay. E, the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the consolidated fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय को बढ़ाना। तो संविधान में जहां कहीं लिखा है कि फला प्राधिकारी का वेतन भत्ता संचित निधि पर होगा, जब उस वेतन भत्ते में वृद्धि की जाती है तो विधेयक कैसा होता है, वो पार्ट कैसा होता है, वो धन विधेयक का हिस्सा होता है। इंक्रीजिंग ऑफ सैलरी एंड अलाउंस of any officer, his salary and allowance are charged on consolidated fund of India according to provisions of Constitution. That is part of money bill। ठीक है, वो धन विधेयक का हिस्सा है। F,
the receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India. Public account of India has been defined in Article 266 with the consolidated fund of India, okay, or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union or of a state. भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट, इससे संबंधित बात भी धन विधेयक का हिस्सा है. एंड द लास्ट पॉइंट, एनी मैटर इंसिडेंशियल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ. उपखंड क से च तक, ए टू एफ तक में विनिर्दिष्ट किसी विषय का कोई आनुषांगिक कोई विषय भी धन विधेयक का हिस्सा माना जाएगा. सो दिस इज मनी बिल. ओके, हाउ इट इज पास्ड? Procedure of passing money bill has been provided in Article 109. Okay, special procedure in respect of money bill. What are the special features of procedure of money bill? That it is introduced only in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. यह केवल लोक सभा में पेश किया जाएगा. राइट डाउन इट अंडर आर्टिकल 109 क्लास 1. ओके, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, यह राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा बल्कि ये लोकसभा में पेश किया जाएगा. ओके, आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपुल्स बाय लोकसभा, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा. लोकसभा जब धन पास कर देगी, धन विधेयक पास कर देगी, तो यह राज्यसभा को भेजा जाएगा. ओके, for its recommendation, not for passing it, just for recommendation. So a money bill is transmitted, not introduced, transmitted to Rajya Sabha, and not for passing by Rajya Sabha, but for recommendation of the Rajya Sabha. धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाएगा. लोकसभा में पेश किए जाने के बाद उसे राज्यसभा को भेजा जाएगा. पारित करने के लिए नहीं, पारित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सिफारिशें करने के लिए. ओके, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द राज्यसभा shall within a period of 14 days, underline it, 14 days. Class 2, I am reading Article 109 Class 2. Article 109 Class 2, I am reading. Okay, मैं अनुच्छेद 109 का खंड 2 पढ़ रहा हूं. And the Council of States shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return the bill to the House of the People, to the Lok Sabha, with its recommendations, and the House of People, Lok Sabha, may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Rajya Sabha of the Council of States. राज्य सभा के लिए क्या होगा कि जिस तारीख को उसने बिल को प्राप्त किया उससे केवल 14 दिनों के भीतर वो अपने सुझावों के साथ या बिना सुझावों के ही लोकसभा को लौटा देगी. और तब लोकसभा चाहे तो उसके द्वारा दिए गए सुझावों को माने, सभी को माने, कुछ को माने, किसी को न माने. ये लोकसभा के हाथ में. ओके, क्लास 3. If the House of the People, Lok Sabha, accepts any of the recommendations of the Council of States, Rajya Sabha, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses, with the amendments recommended by the Council of States, the Rajya Sabha, and accepted by the House of the People, by Lok Sabha. Okay? यदि लोक सभा राज्य सभा द्वारा दिए गए किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो या नहीं भी करती है तो तुरंत मान लिया जाएगा कि वह बिल, धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो गया. ओके,
Class 3. Class 4. If the House of the People doesn't accept any of the recommendations of the Council of States of money bills shall be deemed to have been passed by both houses in the form of in which it was passed by the House of People without any of the amendments recommended by the Council of States. और यदि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा की गई किसी सिफारिश को नहीं मानती तो माना जाएगा कि जिस रूप में इसने राज्यसभा को भेजा था उसी रूप में पास कर दिया, बिना संशोधनों के पास कर दिया है. ओके. Fifth point. If a money bill passed by House of the People and transmitted to the Council of States for its recommendation is not returned to the House of People within 14 days, within the set period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both the houses at the expiration of the set period in the form in which it was passed by the House of the People. यदि राज्यसभा को भेजे 14 दिन बीत जाता है और राज्यसभा वह विधेयक अपने पास रखती है, लोकसभा को नहीं भेजती 14 दिन बीतने पर या उसके भीतर, तो मान लिया जाएगा कि वह विधेयक जिस रूप में राज्यसभा को भेजा गया था उसी रूप में पारित हो गया. ओके. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडर आर्टिकल 110 क्लास 3. Under 110 class 3, if any question, very important, under 110 article 110 class 3, very important, read it. अनुच्छेद 110 का खंड 3 बहुत महत्वपूर्ण है प्री के लिए. If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final. यदि किसी विधेयक के बारे में यह प्रश्न है कि वह धन विधेयक है कि नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा. ठीक है. क्लास 4 इज आल्सो इंपॉर्टेंट. देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 109 एंड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर असेंट अंडर आर्टिकल 111. The certificate of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a money bill. जब कभी कोई धन विधेयक राज्यसभा को अनुच्छेद 109 में ट्रांसमिट किया जाता है, पारित किया जाता है, भेजा जाता है, तब वहां पर और जब दोनों सदनों द्वारा पास हुआ माना जाने के बाद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 11 में अनुमति के लिए भेजा जाता है, तब वहां पर इन दोनों ही स्थानों पर भेजने से पहले लोकसभा अध्यक्ष उस पर इंडोर्स करेंगे, पृष्ठांकित करेंगे कि यह विधेयक धन विधेयक है. इसका प्रभाव क्या होगा कि राज्यसभा को केवल 14 दिन की अधिकारिता मिलेगी और राष्ट्रपति बाध्य होगा ऐसे विधेयक पर अनुमति देने के लिए. प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट. व्हाई? बिकॉज दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिकॉज द बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउसेस विद प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, then why will he not give his consent after passing the bill? चूंकि इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति क्यों नहीं अनुमति देगा? एंड हियर आर्टिकल 255 इज टू बी रीड. यहां आप अनुच्छेद 255 भी पढ़िए. इफ अ बिल इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाउसेस विद प्री परमिशन ऑफ the President of India or of Governor of State, and the bill has been passed by the houses respectively, and it is sent to the President of India or Governor of the State respectively for their assent, and the President of India or the Governor gives his assent, then the requirement that the bill must be presented with pre-permission of the President of India or the Governor of the state shall be immaterial. It will be deemed that the bill has been introduced in the houses with permission of the President of India or the Governor of state respectively. यदि किसी विधेयक को सदन में पेश करने से पहले
उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। मैं क्या पढ़ रहा हूं, अनुच्छेद 255, आई एम रीडिंग आर्टिकल 255। वह सदन में पेश किया जाता है और सदन पास करके उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल को भेजते हैं और राष्ट्रपति या राज्यपाल यथा स्थिति उसे पास कर देते हैं। तो यह कि उन्होंने उनकी अनुमति से रखा गया कि नहीं रखा गया यह महत्वहीन हो जाएगा, और जैसे वो बाद में सहमति दे लेंगे यह मान लिया जाएगा कि उनकी सहमति से ही वो रखा गया था। ओके, सो आर्टिकल 255 टू बी रीड केयरफुली, अनुच्छेद 255। ओके, नाउ कम ऑन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 110, क्लास 2, द सब्जेक्ट मैटर इज अंडर आर्टिकल 110 क्लास 1। ये सब्जेक्ट कहां है, 1। 3 में क्या है, इंडोर्समेंट। 4 में क्या है, इंडोर्समेंट। ओके, क्लास 2 में क्या, व्हाट इज इन क्लास 2? अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल। किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं समझा जाएगा केवल इस कारण से by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licenses or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body of local purposes. Okay, then when a bill is said to be money bill and when a bill is not said to money bill, when a bill is said to be money bill, it has been provided in class 1, and for what reason it cannot be said as money bill is provided in class 2. कोई विधेयक धन विधेयक कब माना जाएगा, ये खंड 1 में लिखा है। किन कारणों से केवल वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा, ये खंड 2 में लिखा है। क्या लिखा है खंड 2 में? कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्त्रियों, धन संबंधी शास्त्री, जुर्माना वगैरह, फाइन के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों, लाइसेंसों के लिए फीसों का या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है। अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ठीक है, मात्र इस कारण से उसे धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। सो आई हैव डिस्क्राइब्ड नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ मनी बिल बट आल्सो प्रोसीजर ऑफ पासिंग द बिल, मनी बिल। ओके, नाउ कम ऑन, व्हाट इज फाइनेंस बिल? यू शुड जंप टू आर्टिकल 170, आपको अनुच्छेद 270 तक जाना होगा। देन व्हाट हैव बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, between the two articles, article 110 to article 117, article 111 to article 60. Here in article 111, assent by president of India, राष्ट्रपति की अनुमति। ओके, एंड इन आर्टिकल 112 बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट 112। Article 113, procedure in parliament with respect of estimate. It means introduction and passing of budget, debate on budget in the parliament, okay, and passing the budget. Article 114, appropriation bill, okay. Article 115, appropriation bill. Article 115, supplementary, additional and excess grants. And article 116, oath on account, oath of credit and exceptional grants. Okay, so what I have to clarify you that among the group of articles, article 111 to 116, except article 111, okay, except article 111, all the articles assent to bill by President of India. So except article 111, all the bills are different kinds of
different kinds of money bill. Okay, what is budget? Budget is money bill. So the subject matter of budget has been provided in Article 112 and procedure in under Article 113. Then appropriation bill, you have already said discussed. We have already discussed that bill of appropriation is a money bill. Okay. Then यानी विनियोग विधेयक क्या है? धन विधेयक है. प्राक्कलन एस्टिमेट पे चर्चा करना जिसको हम कहते हैं वो क्या है? धन विधेयक है. तो अनुच्छेद 113 भी धन विधेयक है. 114 में जो विनियोग विधेयक वो भी धन विधेयक है. 115 में जो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान है वो भी धन विधेयक है. और 116 में जो लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान है, ये सब के सब धन विधेयक के विभिन्न प्रकार हैं. ये बजट के विकल्प हैं या बजट के सहायक रूप है. ठीक है, बजट के ये सब हिस्से अलग से जब बजट आता है, बाद में आता है, बीच में आता तब होते हैं. सो मनी बिल 110 में डिफाइंड है. 111 को छोड़िए, फिर आगे भी जो है बजट का पार्ट है. वो 112 to 116 तक बजट है. ओके, नाउ कम ऑन फाइनेंस बिल. ठीक है, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक 117 अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक. फाइनेंस बिल इज ऑफ टू काइंड्स. ओके, आर्टिकल 117 not only defines finance bill but it also provides the proceeding of passing it, and it clarifies that it is passed either by provisions of Article 109 or according to procedure of Article 107 with 108. Joint sitting. Joint sitting is allowed only in general bill and in finance bill, not in money bill, not in constitutional amendment bill. संयुक्त बैठक सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो केवल साधारण विधेयक के लिए प्रस्तावित है, प्रावधानित है, और वित्त विधेयक के लिए. धन विधेयक में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी. नो, नेवर ज्वाइंट सिटिंग इज अलाउड बिकॉज वेदर इट इज पास्ड बाय राज्यसभा और नॉट, इवन इट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, राज्यसभा इज नॉट अलाउड टू पास इट जस्ट टू मेक इट्स रिकमेंडेशंस. राज्यसभा को इसमें विशेष रोल नहीं है. ओके, इस नाते इसमें ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में द बिल मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस सेपरेटली. वहां लिखा हुआ है 368 क्लास 2 में कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए. तो वहां भी जरूरत नहीं. साधारण विधेयक में 108 में ज्वाइंट सिटिंग है. अब हम देखते हैं वित्त विधेयक. वित्त विधेयक में क्लास 1, 2, 3, देयर आर 3 क्लॉजेस. ओके, इन क्लास 1, so there are 2 kinds of finance bill. 2 kinds. Article 117 class 1 and Article 117 class 3. Okay, Article 117 class 1 defines first kind of money finance bill, and 117 class 3 defines another kinds of money bill. 117 class 3. What is 117 class 1? Very simple. अनुच्छेद 17(1) में कौन से वित्त विधेयक की बात की गई है? You know that Article 110 defines money bill that a bill contains only these subjects. Okay, but if the bill contains any of the subjects or all of the subjects and another subject also, then the bill will be finance bill. So finance bill means plus another subject. लिखा हुआ है a bill or amendment making provision for any of the matters. I am reading Article 117 class 1. मैं अनुच्छेद 17 खंड 1 पढ़ रहा हूं. A bill or amendment making provision for any of the matters
specified in sub clauses A to F of clause 1 of article 110. Okay, a bill or amendment making provisions for any of the matters specified in sub clauses A to F of clause 1 of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president. पहली बात, that will be introduced, that will be moved with recommendation of president, and a bill making such provisions shall not be introduced in council of state, but provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction of or evolution of any tax. तो ये लिख रहे हैं वित्त विधेयक के बारे में, खंड 1 में क्या है कि ऐसा कोई विधेयक जिसमें 110 के खंड 1 में लिखे विषयों की चर्चा हो और कोई और विषय उसमें हो, तो उसे हम पहले प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक कहते हैं। और ऐसा विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होगा और राज्यसभा में पेश नहीं होगा, पहले लोकसभा में जाएगा। बट बिकॉज देयर इज अदर सब्जेक्ट आल्सो, सो इट मस्ट बी पास्ड बाय राज्यसभा आल्सो, एंड इफ द both the houses are not agreed on other subject, then joint sitting may be called. तो प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसमें धन विधेयक के एक या सभी विषय हो प्लस कुछ और विषय हो, ठीक है, वह वित्त विधेयक होता है। ऐसा विधेयक चूंकि यहाँ पर ये विषय है, इस नाते राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश होगा और लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा के द्वारा पास किए जाने पर राज्यसभा को सिर्फ सिफारिश के लिए नहीं बल्कि पास करने के लिए भेजा जाएगा, और यदि राज्यसभा इस विषय को नहीं पारित करती है तो ज्वाइंट सिटिंग इस विषय के लिए वहां मान ली जाएगी। दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ मनी बिल, फाइनेंस बिल। ओके, सेकेंड काइंड ऑफ फाइनेंस बिल इज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 3, दैट इज अ बिल व्हिच if enacted and brought into operation would involve expenditure from the consolidated fund of India shall not be passed by either house of parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. दूसरा वित्त विधेयक वो है जिसको पारित करने से भारत की संचित निधि पर कोई खर्च आता है, तो ऐसा बिल दोनों सदनों द्वारा पारित होगा। shall not be passed by either house of parliament, it means it should be passed by both the houses, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा पारित होगा, लेकिन यह राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। यह भी it may be the second kind of bill, finance bill may be introduced in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Okay, it must be passed by both the houses, and in case of any dispute between the houses joint sitting may be called under article 108, ठीक है। सो 108 इज 107 एंड 108, ये दोनों लागू हो जाएंगे, दोनों में ही 108 लागू होंगे, ज्वाइंट सिटिंग होगी, 108 लागू होंगे, ज्वाइंट सिटिंग होगी। ओके, दिस इज फाइनेंस बिल। ओके, दिस इज फाइनेंस बिल। नाउ कम ऑन जनरल बिल। व्हाट इज जनरल बिल? अ बिल, साधारण विधेयक क्या है? कोई विधेयक जो धन विधेयक ना हो, वित्त विधेयक ना हो, संविधान संशोधन विधेयक ना हो, धन विधेयक है। सो देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ जनरल बिल प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में साधारण विधेयक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बट प्रोसीजर इज गिवन, बट इसकी प्रक्रिया दी गई अंडर आर्टिकल 107। ओके, आर्टिकल 107 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 107 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल, ठीक है, विधेयकों के पूर्व स्थापन यानी पेश करने और उनके पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। क्या लिखा हुआ है? क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 अंडर आर्टिकल 107 देयर आर 5 क्लॉजेस, all are important. Okay, subject to clause 1, subject to the provisions of article 109 and 170. Okay, with respect to money bills and other financial bills. Okay, 109 money bill
फाइनेंशियल बिल। अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी अगर विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है जिसमें अनुच्छेद 109 और 117 की प्रक्रिया लागू होती है, ठीक है, तो वह विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ओके, क्लास 2, इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। सेकेंड काइंड ऑफ फाइनेंस बिल may be introduced in either house. Money bill and first kind of finance bill shall be introduced only in Lok Sabha. Okay? धन विधेयक और प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ओके? इन सबके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है और इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, जबकि इसमें तीनों में ज्वाइंट सिटिंग होगी। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 लागू होगा। Okay. Subject to the provisions of Article 108, Class 2. I am reading Class 2. Subject to the provisions of Article 108 and 109, a bill shall not be deemed to have been passed by Houses of Parliament, unless it has been agreed to by both houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses. The अनुच्छेद 108 और 10(9) के अधीन रहते हो, यानी उन विषयों को भी छोड़ दीजिए, तो दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित तब समझा जाएगा जब दोनों सदनों ने ही किसी विधेयक को एक ही रूप में पास किया हो, चाहे संशोधन करके या बिना संशोधन के। जैसे लोकसभा में पहले पेश किया गया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा ने संशोधन कर दिया, संशोधनों पर फिर लोकसभा ने पास कर दिया संशोधन को, तो वह एक रूप में पास माना जाएगा। ओके, अ बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा हैज पास्ड दैट, इट हैज बीन sent to Rajya Sabha for passing it. Rajya Sabha passed it but with some amendments. Then it sent to Lok Sabha to consider on the amendments made by Rajya Sabha. And Lok Sabha considered the amendment and passed as it is made by Rajya Sabha. Okay? Then it is said that both houses are agreed to pass the bill and both houses has passed the bill unanimously. ठीक है? तो माना जाएगा कि दोनों सदनों ने एक रूप में विधेयक को पास कर दिया। ओके, Class 2. 3. Class 3, 4, 5. Lapsing of bill. Effect of dissolution of Lok Sabha on lapsing of bill. Okay. When a bill is pending and Lok Sabha is dissolved, यदि कोई विधेयक संसद में लंबित और लोकसभा विघटित हो जाए तो उसका विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात क्लास 3, 4, 5 में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्लास 3, 4, 5 को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके बाद हेडिंग डालेंगे। नाउ कम ऑन, इफ द बिल इज नॉट पास्ड बोथ द हाउसेस, ओके, देन व्हेन ज्वाइंट सिटिंग में बी कॉल्ड अंडर आर्टिकल 108, दो आई हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 108 बट आई एम रीरीडिंग आर्टिकल 108 इन योर दिस लेक्चर। ठीक है, मैं इसके पहले भी पढ़ चुका हूं इसको, लेकिन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। अनुच्छेद 108, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, कब कब होगा, इन क्लास 1 ऑफ 108। If after a bill has been passed by one house and transmitted to other house, A, the bill is rejected by the other house, or the house have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill, or more than 6 months elapse from the date of reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. Okay? या तो सदन इनकार कर दे, एक सदन ने पास किया दूसरे ने नकार दिया, या एक ने पास किया और दूसरे ने संशोधनों के साथ पास कर दिया और संशोधनों पर दोनों सहमत नहीं हो पाते हैं, या एक विधेयक एक सदन ने बिल पास किया और दूसरे को भेजा और दूसरा सदन बिल को पाने के 6 महीने बाद तक उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, तो राष्ट्रपति महोदय यदि दोनों सदन सत्र में हैं तो सूचना द्वारा, और यदि सत्र में नहीं है तो लोक सूचना द्वारा, if the houses are in sitting in session then by notification, and if they are not in session then by public notification, summon the members of houses for joint sitting. ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के लिए कर सकते हैं, संयुक्त बैठक के लिए कर सकते हैं। ओके, but provided that nothing in this class shall apply to money bill, I have already discussed, but इसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। ओके, चलिए
नाउ कम ऑन इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। इफेक्ट ऑफ dissolution of Lok Sabha on a pending bill. Okay. First, when the bill is introduced in Rajya Sabha and it is pending in Rajya Sabha and Lok Sabha dissolves, no effect. यदि कोई बिल राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा अभी पारित नहीं की है, लोकसभा उसी समय भंग हो जाती है। ओके, तो वह यदि कोई बिल राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में ही लंबित है, लोकसभा में भी नहीं आया, तो लोकसभा के भंग होने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लास 4। ओके, राज्यसभा में पेंडिंग, इट इज पेंडिंग इन राज्यसभा, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा एंड पेंडिंग हियर देयर एंड लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, नो इफेक्ट, द बिल शैल नॉट बी लैप्स्ड। ओके, बिल जो है व्यपगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। सेकेंड, और दैट इज व्हाट आई हैव डिस्क्राइब्ड, दैट इज सेकेंड, क्लास 4। What is 107 class 3? That is, no bill be lapsed due to reason of prorogation। 17 अवसान की वजह से कोई भी बिल व्यपगत नहीं होगा, 17 अवसान से व्यपगत नहीं होगा। कब होगा? लोकसभा के विघटन पर केवल होगा। वो भी कब होगा? तो यहां या तो नहीं होगा। क्लास 3 में देखिए, सॉरी क्लास 5, 107 क्लास 5। कोई बिल जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा में लंबित है, वह लोकसभा के विघटित होने पर व्यपगत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपुल इन द लोकसभा और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द लोकसभा and is pending in council of states in Rajya Sabha shall subject to the shall be lapsed, ये समाप्त हो जाएगा। यदि लोकसभा में पेंडिंग है तो समाप्त हो जाएगा, लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स हो जाएगा। बट इवन इन दिस टू सिचुएशन देयर आर एन एक्सेप्शन ऑफ लैप्सिंग द बिल इन द टू सिचुएशंस। इन दोनों अवस्थाओं में भी एक ऐसी अवस्था है जबकि बिल लैप्स नहीं होगा। कब? अ बिल हैज बीन introduced in Lok Sabha, passed by Lok Sabha, it has been transmitted to Rajya Sabha and Rajya Sabha is not agree, doesn't agree on that bill, and a notification under Article 108 for joint sitting has been issued by the President of India, and after issuing the notification Lok Sabha is dissolved before joint sitting, then bill shall not be left and joint sitting of houses will be called. Okay, and in that scenario, यदि कोई विधेयक लोकसभा ने पास किया है, राज्यसभा में लंबित है और राज्यसभा में भी पास नहीं किया गया या राज्यसभा ने नकार दिया या होल्ड कर लिया, ज्वाइंट सिटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया अनुच्छेद 108 में, और उसी समय अभी संयुक्त बैठक हुई नहीं और लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उसका कोई प्रभाव उस संयुक्त बैठक पे नहीं होगा। भले लोकसभा भंग हो जाएगी, संयुक्त बैठक करेगी, भंग लोकसभा संयुक्त बैठक में बैठेगी और वह बिल लैप्स नहीं होगा। ओके, सो यहां क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लैप्स नहीं होगा। तो आपने क्या जाना
कि कोई बिल केवल तभी लैप्स हो रहा है जबकि लोकसभा ने पास किया हो, राज्यसभा में लंबित हो या लोकसभा में ही लंबित हो। इफ इट इज पेंडिंग इन राज्यसभा आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा or it is pending in Lok Sabha, only then a bill is lapsed on the ground of dissolution of Lok Sabha. केवल तभी लोकसभा के विघटित होने पर वो व्यक्तिगत होता है, समाप्त हो जाता है। ओके, सो आई थिंक दैट I have adequately described the kinds of bill and passing procedure of passing the bills. Okay, one thing another which should be discussed here, that is Article 111. Okay, अनुच्छेद 11 भी यहाँ पढ़ दिया जाना चाहिए, विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑल द बिल्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस विद प्री परमिशन ऑफ विद रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी से पेश किया जाता है उनको मंजूरी देना, उसको अनुमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है अंडर आर्टिकल 111। Why? Because the bill had been introduced, bills are introduced in the houses with his permission. उसी के कहने पर तो पेश किया गया। Then why will he not give his consent after being passed by the houses? सदनों द्वारा पारित हो जाने पर क्यों नहीं अनुमति देगा? So on that basis, a president of India is bound to give his assent to money bill. Okay, and second, a bill or any resolution. No assent is required on resolution, only on bill. A bill is passed by a special majority, for which to pass which a special majority is required in constitution, and it is passed by a special majority. This is the only kind of bill, that is constitutional amendment bill under Article 368. President is bound to give his assent to a bill for constitutional amendment passed by the houses. Okay. यदि कोई विधेयक विशेष बहुमत से पारित किया जाना प्रावधानित है संविधान में, ये एक ही विधेयक है, वो क्या है? संविधान संशोधन विधेयक, तो उस पर भी अनुमति देना बाध्यकारी है। इन अदर केसेस ऑफ बिल्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट। ओके, देन व्हाट पावर ही होल्ड? इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 111। वह क्या शक्तियां रखता है? अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। कैसे? मैं सुना दे रहा हूं आपको। When a bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President. It shall be presented to the President. All kinds of bill, okay? Any bill. सभी विधेयक जो कि सदनों द्वारा पारित किए जाएंगे राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेजे ही जाएंगे। And the President shall declare either that they assent to the bill or that he withholds assent therefrom. और राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि वह अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल टू द हाउसेस विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट दे विल रिकंसीडर द बिल or any specified provisions thereof, and in particular will reconsider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message. And when a bill is so returned, the houses shall reconsider, shall, it is mandatory for houses, shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the house with or without amendment, they have to reconsider, but they may pass without making any amendment, okay, or with amendments, and presented to the president for assent. The president shall not withhold assent therefrom, okay. परंतु राष्ट्रपति को जब कोई विधेयक पेश किया जाता है अनुमति के लिए और वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो वह यथाशीघ्र चाहे तो सदनों को उस विधेयक के किसी प्रावधान पर या किसी विषय पर उस पर पुनः विचार करने के लिए वापस कर सकता है। सदन उस पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन यदि वह पुनर्विचार करने के बाद चाहे संशोधनों के सहित या बिना संशोधनों के पुनः पारित कर देते हैं तो वह राष्ट्रपति को भेजे जाने पर भेजा ही जाएगा दोबारा।
अनुमति के लिए अनुच्छेद 111 में, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति रोक नहीं सकता, बल्कि अनुमति उसको देनी ही है। ओके, देयर इज नो वीटो given to the President of India in the Constitution, like power of veto to the President of USA given by the Constitution of USA. Okay, अमेरिका के संविधान में अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो दिया गया कि किसी बिल को चाहे तो रोक दे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को कोई वीटो पावर नहीं है। बट देयर इज a loophole in the Constitution. No time limitation is provided, is mentioned here to give or withhold your assent. उसके लिए कोई, क्योंकि अनुमति जब रोकेगा तो क्या करेगा, रिकंसिडर के लिए भेजेगा। ओके, तो वो कितने दिन के भीतर फैसला ले, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो देयर इज एन स्कोप ऑफ पॉकेट वीटो। इट वाज वंस एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर ज्ञानी जैल सिंह ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। पॉकेट वीटो, कोई समय तो है नहीं कि विधेयक भेजा गया तो कितने दिन के भीतर अनुमति दे, तो रख लेंगे, आप जब कहेंगे अनुमति दीजिए, कहेंगे हम सोच रहे हैं, कोई टाइम फ्रेम है नहीं। एक बार आज तक इसका प्रयोग किया गया पॉकेट वीटो का, मिस्टर ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी की सरकार के समय में पारित एक विधेयक को पॉकेट वीटो कर दिया था। ठीक है, वो पास नहीं किया, बाद में लैप्स हो गया, क्योंकि जब तक वो पास नहीं होगा अधिनियम नहीं बनेगा, और अगर लोकसभा भंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। On dissolution of Lok Sabha, it will be lapsed. Okay. So, I think that now you are able to understand all kinds of bill and procedure of passing the bills. Okay. मैं समझ रहा हूं कि अब आप सारे विधेयक समझ गए होंगे और इनके पारित किए जाने की प्रक्रिया भी समझ गए होंगे, इनमें अंतर समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।